Hello students, today in this lecture we will see parallelogram law of vector addition. Okay, so आज हमको पढ़ना है parallelogram law of vector addition. क्या होता है parallelogram law of vector addition? ये एकदम डीप में मैं आज आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है इसमें आपको एक जो सॉलिड लाइन से दिख रहा है यहाँ पे O A C B, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे देखो ये OA, ये CB, ये दिख रहा है आपको OACB, ये आपको एक पैरेललोग्राम लॉ दिखता होगा, राइट, पैरेललोग्राम दिखता होगा. ओके, मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे मैंने ये OA वेक्टर को P बार एज्यूम किया है, राइट. वी विल एज्यूम दिस OA बार वेक्टर एज P बार, दिस OB बार वेक्टर एज Q बार एंड दिस OC बार वेक्टर एज R बार. मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं OA बार वेक्टर को मैंने P बार एज्यूम किया है, मैंने OB बार वेक्टर को Q बार एज्यूम किया है. ये दोनों जो वेक्टर्स है आप देख सकते हो, इनका जो स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी ये है कि ये जो दोनों वेक्टर है ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, मींस एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं वेक्टर. ओके, सो वी हैव कंसीडर्ड टू वेक्टर्स P bar and Q bar starting from the same point, and these vectors are the adjacent sides of the parallelogram. ये जो vectors हैं ये vectors parallelogram के adjacent sides हैं. मींस ये देख रहे हैं आपको ऐसे adjacent sides. क्लियर? ओके, अच्छा, जब ये दोनों वेक्टर्स का अगर मैं आपको यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल के बताऊं तो ये डायग्राम के हिसाब से मैं प्रूफ अगर करूंगा कि इसका रिजल्टेंट कहाँ पे आता है. ये दोनों वेक्टर्स, ये Q बार और ये P बार जो पॉइंट O पे एक्ट हो रहा है, जो पॉइंट O पे एक P बार ऐसा एक्ट हो रहा था, एक Q बार ऐसा एक्ट हो रहा है, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो R बार है. मींस R बार इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ P बार एंड Q बार, राइट, एक्टिंग एट पॉइंट O. क्लियर? ओके, कुछ और बताओ तो मैं आपको यहाँ पे angle made by this P bar vector with this Q bar vector is theta. Theta is the angle between P bar and Q bar, right? Okay, तो ये अल्फा क्या है? अल्फा is the angle between R bar and P bar. R bar और P bar के बीच में जो एंगल है that is अल्फा, और जो Q bar और P bar के बीच में एंगल है that is theta. क्लियर? करस्पॉन्डिंग एंगल सबको आता होगा, सबने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, राइट. आप देख सकते हो ये दो पैरेलल लाइंस, राइट, और यहां से एक ट्रांसवर्सल, तो यहां पे जो एंगल थीटा है सेम एंगल थीटा यहां भी होना चाहिए. ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, पढ़ा है सबने, राइट ना. ओके, ये थीटा तो यहां भी थीटा. ओके, चलो ठीक है. तो हाँ, और कुछ मैं आपको यहां बता दूं, ये जो दिख रहा है ये पॉइंट C से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक एक्सटेंडेड लाइन पे OA वाला जो वेक्टर था उसको एक्सटेंड कर दिया, और वहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है द एंगल विल बी 90 डिग्री. ये जो एंगल होगा यहाँ पे दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, राइट. ओके, चलो, तो आई होप मैंने आपको डायग्राम में सारी चीजें बता दी हैं. लेट्स रिकैप, एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं. दिस OA बार वेक्टर इज P बार, दिस OB बार वेक्टर इज Q बार, दिस बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग एट पॉइंट O, या फिर आप बोल सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O, राइट ना. ओके, the resultant of these two vectors P bar and Q bar is R bar. Okay, the angle between P bar and Q bar is theta, and the angle between P bar and R bar is alpha. According to corresponding angles, corresponding angle के हिसाब से देखा जाए तो ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है वैसे ही एंगल थीटा यहाँ भी बनता है. क्लियर चीज है? ओके, राइट. ओके, तो हमने यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट कर लिया है. आगे यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको सिखाऊंगा, राइट. स्टेटमेंट हम एकदम एंड में देखेंगे स्टेटमेंट क्या है. तो करना क्या है पहले ये समझो. दो वेक्टर्स है P बार और Q बार, राइट, ये पॉइंट O से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा वो हमने देख लिया है. अब हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है. व्हाई? बिकॉज दिस रिजल्टेंट इज अ वेक्टर. वेक्टर हैज टू मेन पैरामीटर्स, वन इज मैग्नीट्यूड एंड अनदर वन इज डायरेक्शन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एक काम करते हैं, फर्स्ट वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड. पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर हम डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, राइट. ओके, मैग्नीट्यूड निकालने से पहले क्लियर दिख रहा है यहाँ पे दिस OA बार, आपको दिख रहा है OA बार यहाँ पे ऐसा. ओके, A से C की तरफ भी एक वेक्टर है. अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो A से C की तरफ भी मैं एक वेक्टर बना सकता हूं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. ये वेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट. दिस AC बार इज पैरेलल टू OB बार. मैं ऐसा बोल सकता हूं, बेसिक ज्योमेट्री आपको आता होगा. AC बार का डायरेक्शन और OB बार का डायरेक्शन मैच होता है, और जितना मैग्नीट्यूड AC बार का है उतना ही मैग्नीट्यूड OB बार का है. जब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट दिस AC बार इज इक्वल टू OB बार.
राइट ना, बात समझ में आ रही है? दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनका डायरेक्शन मैच होता है और उनका मैग्नीट्यूड मैच होता है। मैग्नीट्यूड देखो मैच हो रहा है पूरा, मैग्नीट्यूड मींस लेंथ ऑफ द वेक्टर यार ये केस में। अच्छा, डायरेक्शन भी देख रहे हो आप, दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्लियर? तो अगर ये क्यू बार है तो मैं इसको भी क्यू बार बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? ओके, अब अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो अगर मैं ट्राइंगल OAC में देखूं तो ट्राइंगल जो OAC है इसमें एक वेक्टर OA बार है और दूसरा वेक्टर AC बार है जो ऑर्डर में है। ऑर्डर में है इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर जहां खत्म होता है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है, राइट? बात समझ में आ रही है? अगर वेक्टर्स ऑर्डर में हैं तो ट्राइंगल लॉ यहां पे अप्लाई हो सकता है। सो लेट्स अप्लाई ट्राइंगल लॉ इन दिस ट्राइंगल OAC, क्लियर? ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो पॉइंट ऐसा है कि फर्स्ट पॉइंट में यहां पे क्या करने जा रहा हूं, आई विल अप्लाई ट्राइंगल लॉ, राइट? हम यहां पे अप्लाई करेंगे इन फर्स्ट पॉइंट आई विल अप्लाई ट्राइंगल लॉ, या फिर हम वहां पे लिखते हैं अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल। आप देख लो कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल है हमारे केस में OAC वाला ट्राइंगल, राइट? कौन सा ट्राइंगल हम यूज करने वाले हैं, हम OAC वाला ट्राइंगल यूज करेंगे और इसमें हम ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे। ओके, सो लेट्स अप्लाई ट्राइंगल लॉ। तो यहां पे ऐसा लिखूंगा मैं, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ कहां, इन OAC में हम क्या अप्लाई करने हैं, ट्राइंगल, और वो एक्चुअल में बेसिकली ट्राइंगल ही है। ओके, चलो, तो ट्राइंगल लॉ सबको पता है, ये ट्राइंगल लॉ होता है क्या है, बेसिकली ट्राइंगल लॉ में वो दो चीजों का, वो दो वेक्टर का हम प्लस करते हैं जो ऑर्डर में है, OA बार और AC बार ऑर्डर में है। ऑर्डर का मतलब क्या है, एक वेक्टर जहां खत्म होता है दूसरा वेक्टर वहां से स्टार्ट होता है। चलो दोनों को प्लस कर लेते हैं। सो वी विल गेट OA बार प्लस AC बार, ये दोनों वेक्टर को जब हम प्लस करेंगे तो हमको वो वाला वेक्टर मिलेगा जो रिजल्टेंट वेक्टर, राइट? तो ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ट्राइंगल का वो वाला साइड, राइट, जो बचा हुआ है। तो OA AC में क्या बच गया, OC, तो OC बार आपका आंसर आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू OC बार, आप ऐसा ही बोल सकते हो, वो वाला साइड आपका आंसर आएगा, वो वाला वेक्टर आपका आंसर आएगा जो ऑर्डर में नहीं है। ये देख सकते हैं, ये R बार ऑर्डर में नहीं है। इसका आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन क्लियरली बताया हुआ है। ओके, चलो तो रिप्रेजेंट करते हैं, दिस OA बार कैन बी रिटन एज P बार। अच्छा, दिस ये जो OA बार है इसको हम P बार लिख सकते हैं। और ओके, ध्यान दो, एक काम करते हैं, ये जो मैथमेटिक्स मैंने लिखा है इसको थोड़ा चेंज करते हैं ऐसा। सो वी कैन राइट दिस OC बार इक्वल टू OA बार प्लस AC बार, क्लियर? ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ओके, अब क्या करते हैं, ये OC बार देखते हैं, क्या इस OC बार को हम कोई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, वी कैन राइट दिस OC बार एज R बार। ये OC बार को मैं यहां पे लिख सकता हूं R बार। ओके, और ये OA बार आप देख सकते हैं, OA बार डायग्राम में दिखाओ, दिस OA बार कैन बी रिटन एज P बार। तो ये मैं OA बार को एज अ P बार लिख सकता हूं प्लस। ओके, AC बार के बारे में देखते हैं। AC बार, ये देख रहे हैं, ये जो AC बार है इसका मैग्नीट्यूड और OB बार का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी देख रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन भी सेम ही है। तो इफ टू वेक्टर्स having same magnitude and same direction we can write it as a equal vector। तो हम इसको इक्वल वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये जो AC बार आप देख रहे हैं, ये AC बार और ये OB बार, ये कोई अलग नहीं है, दोनों सेम सेम ही है। तो अगर ये Q बार है तो हम इसको भी Q बार लिख सकते हैं। तो R बार विल बी इक्वल टू P बार प्लस Q बार, ऐसा लिख सकते हैं। सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। ओके, तो अभी तक मैंने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट किया है। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में क्या करना है, देखो पॉइंट नंबर 2 में वैसे हमने यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया है इसका सिर्फ एक ट्राइंगल वाला पार्ट अभी तक यूज किया, राइट? ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको OAC, ये सिर्फ OAC वाला पार्ट मैंने यूज किया है। अब क्या करते हैं, अब हमको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, राइट? अगर आप ध्यान से देखेंगे ADC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ हम ट्राइंगल, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पे हम करते हैं क्या है, क्योंकि हमको DC और AD का वैल्यू अभी तक नहीं पता है, राइट? ये जो DC है और ये AD का वैल्यू हमको नहीं पता है, बट वी नो दैट दिस एंगल इज थीटा, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? तो हम ये AD और इस DC का एंगल निकाल लेते हैं। चलो, तो इन ट्राइंगल लिखते हैं, इन ट्राइंगल ADC। ADC वाले ट्राइंगल में आते हैं एंड वी विल अप्लाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पे यूज करते हैं। सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो साइन थीटा को यहां पे अपोजिट अपॉन
हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हम साइन थीटा को अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये थीटा के अपोजिट में जो साइड है दैट इज डीसी, और थीटा का मींस ये जो ट्रायंगल आप बोल सकते हो, ये ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज एसी, राइट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डीसी, जो हमको आगे जो डेरिवेशन में वहां पे यूज होने वाला है। सो द वैल्यू ऑफ डीसी विल बी इक्वल टू दिस, डीसी विल बी इक्वल टू एसी साइन थीटा। ओके, एक बात हम यहां पे हमको इंक्लूड करना चाहिए, दिस एसी इज नथिंग बट क्यू बार। ये जो दिख रहा है आपको एसी, ये एसी और कोई नहीं है, क्यू बार। लेकिन क्योंकि AC को मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा, मैंने यहाँ पे कोई वेक्टर वगैरह इंक्लूड नहीं किया है, तो ये जो AC वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये जो AC वाला पार्ट है, इसको हम क्यू बार नहीं लिखेंगे, इसको हम क्यू लिखेंगे, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू बार इज क्यू। तो हम यहाँ पे AC की जगह पे क्यू लिख सकते हैं। सो दिस DC कैन बी रिटन एज क्यू साइन थीटा। ओके, तो हमने यहाँ पे किया क्या, हमने जस्ट ये DC वाले पार्ट का आंसर निकाल लिया है। क्यों निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके पीछे कि ये DC हमको आगे यूज होने वाला है, क्योंकि जब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमको DC का जरूरत पड़ेगा, तो DC पहले ही हमने निकाल के रखा है। ओके, सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ये DC को हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, लेकिन सिर्फ DC का यूज नहीं होने वाला है, साथ में ये AD का भी यूज होने वाला है, क्योंकि बाकी सारी चीजें हमको पता है। देखो OA जो है, OA वाला वेक्टर आप देख सकते हैं, दिस OA वेक्टर इज P बार, और बाकी हमारे पास सारी चीजें है, ये OB हमारे पास Q बार है, ये R बार है, सब कुछ। सिर्फ यहाँ के दो साइड्स हमारे पास नहीं थे, तो उसमें से हमने एक साइड निकाल लिया है, DC ऑलरेडी निकाल लिया। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ AD का वैल्यू निकालते हैं। सेम कंसेप्ट वही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे साइन थीटा हमने अप्लाई किया है। अब यहाँ पे क्योंकि AD चाहिए, AD वाला पार्ट जो है ये ट्राइंगल का आप बोल सकते हो एडजेसेंट वाला पार्ट है, तो एडजेसेंट के लिए हम cos थीटा यूज करते हैं। सिंस cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप ऐसा लिख सकते हो। एडजेसेंट ऑफ दिस थीटा इज AD, इसको आप AD लिख सकते हो, और हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इज AC, हाइपोटेन्यूज AC है हमारे केस में, ये केस में। ओके, वी वर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ AD, हमको AD का वैल्यू चाहिए था। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ AD एज AC cos थीटा। तो ये हमारा AD का वैल्यू हो गया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, जैसे हमने यहाँ पे AC के फॉर्म में DC का एक्सप्रेशन नहीं रखा है, क्योंकि AC को हम वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो AC को फिर से हम, जैसे पहले हमने AC के जगह पे Q लिखा था, वेर Q भी करेंगे, दिस AD कैन बी रिटन एज Q cos थीटा। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास AD और DC दोनों का वैल्यू अवेलेबल है। क्लियर, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, आई होप अभी तक यहाँ तक क्लियर समझ में आया है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम इजी चीज कर रहे हैं। पहले हमने ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया है इन ट्राइंगल OAC, फिर हमने AD और DC का वैल्यू निकाल के रखा। क्यों, क्योंकि हम जब आगे नेक्स्ट स्टेप में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल में, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, AD और DC की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए पहले से हमने वो चीज निकाल के रखा। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब टाइम आ गया है कि ये जो बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ODC, ये दिख रहा है जो बड़ा ट्रायंगल ODC, ये क्योंकि एक 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ODC। applying Pythagoras theorem in ट्रायंगल देख लो कौन सा ट्रायंगल है, ODC ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ओके, अच्छा, तो ODC ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बहुत इजी है। पहले इतना क्लियर समझ लो, कुछ भी चीज हमको यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखना है, सारी की सारी चीज जो भी है वो स्केलर मींस मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आएगी। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बहुत सिंपल है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायंगल है ODC, ये ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो है OC, राइट। सो वी कैन राइट दिस OC स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, बाकी दो साइड्स का स्क्वायर। तो ये तो एक है, और इसको छोड़ दिया तो बाकी जो दो साइड्स आएंगे दैट विल बी OD एंड DC। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, राइट, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे हमने अभी तक क्या किया है, वी हैव अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ODC। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ये एक्सप्रेशन में थोड़ा सा अपडेट करते हैं। देखो, ये जो OC है इसको अभी के लिए तो हम कुछ नहीं करेंगे, बट वी कैन राइट दिस OD एज OA प्लस AD। ये दिख रहा है आपको, OD जो है, ये OD को हम OA प्लस AD ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज हो सकता है। एक और चीज DC, राइट,
ये डीसी का वैल्यू यहाँ पे यूज करना था मुझे, इसलिए पहले मैंने यहाँ पे डीसी का आंसर निकाल के रख लिया, राइट। तो इसका यूज होगा इसलिए हमने डीसी भी निकाला है। बस यहाँ पे करना ये कि वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओडी एज ओए प्लस एडी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस दिस ओडी कैन बी रिटन एज ओए प्लस एडी, ओए प्लस एडी। तो ये चीज यहाँ पे पुट करते हैं और ये एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो दिस OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, OD की जगह हमको लिखना है OA प्लस AD, OA प्लस AD, करेक्ट। और क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ऐसा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये जो DC स्क्वायर है उसको एज इट इज रखते हैं क्योंकि सबका वैल्यू हम एक साथ पुट करेंगे, अभी तो नहीं, एक साथ सारी वैल्यू पुट करते हैं। ओके, सो बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा, राइट, 10th में। यहाँ पे एक आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, A प्लस बी द होल स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2 times OA into AD, राइट, प्लस AD स्क्वायर। ये जो भी अभी तक मैंने लिखा है, ये जो पार्ट मैंने लिखा है, ये जस्ट ये ब्रैकेट का जो होल स्क्वायर उसका आंसर, राइट। यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या यूज किया है, A प्लस बी द होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अभी एक पार्ट बाकी है हमारे पास यहाँ पे, प्लस DC स्क्वायर, राइट। यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि इसके आगे कंसेप्ट यहाँ पे पॉसिबल है। दिस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये ध्यान दो, दिस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर कैन बी रिटन एज AC स्क्वायर। अगर मैं इस ट्रायंगल में फिर से एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, अभी तक जो मैंने लगाया वो मैंने ODC में एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाया। लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC। इसको यहीं पे रुकाते हैं ये इक्वेशन को, एंड लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर करते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे इसको और छोटा किया जा सकता है, इस इक्वेशन को हम और छोटा कर सकते हैं। सो लेट्स अप्लाई Pythagoras theorem in triangle ADC. In 4th point we will applying Pythagoras theorem in triangle ADC, राइट। इसका एक रीजन है हम यहाँ पे क्यों ADC ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ये जो AD है, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए वो प्रूफ करने के लिए एक बार यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ओके, सो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम, और अभी जैसे मैंने यहाँ बताया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे AC है, दैट मींस AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। बाकी 2 साइड्स हमारे पास हैं AD और DC। सो दिस AC स्क्वायर कैन बी रिटन एज AD स्क्वायर, दिस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, राइट। अब यहां से हमको हमारे पास एक प्रूफ आ गया है कि ये जो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर है इसको हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। वी कैन राइट दिस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर एज AC स्क्वायर। ओके, तो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं और उसको अपडेट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 यूज करते हैं और उसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं, ये इक्वेशन वहां पे पुट करते हैं। ओके, सो दिस OC स्क्वायर का जो आंसर है, दिस OC स्क्वायर कैन बी रिटन एज, बाकी सारी चीजें सेम होगी एज इट इज, जस्ट ये लास्ट का 2 पार्ट जो है इसको हम रिप्लेस करते हैं विथ AC स्क्वायर। ओके, सो द वैल्यू ऑफ OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OA इंटू AD प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं दिस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर कैन बी रिटन एज AC स्क्वायर, इसको हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अभी ऐसा टाइम आ गया है कि जहां पे हम क्या करते हैं, सारा जो भी अल्फाबेट है उसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, और वेक्टर में भी सिर्फ हम यहाँ पे मैग्नेट यूज करने वाले, राइट। सो दिस OC देखो आप ध्यान से, दिस OC इज नथिंग बट R, राइट। सो दिस OC स्क्वायर कैन बी रिटन एज R स्क्वायर इक्वल टू OA, देख लो, दिस OA कैन बी रिटन एज P, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P स्क्वायर प्लस सेम वही OA को फिर से मुझे लिखना है यहाँ पे P, और AD जो दिख रहा है आपको, दिस AD का आंसर हमारे पास ऑलरेडी मैंने पहले से निकाल रखा है, दिस AD कैन बी रिटन एज Q cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे आएगा Q cos थीटा। ओके, दिस AD कैन बी रिटन एज Q cos थीटा, Q cos थीटा प्लस AC स्क्वायर का भी हमारे पास ऑलरेडी आंसर है, राइट। AC दिख रहा है आपको यहाँ पे, OA स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हमने यहाँ पे लिखा है, जो भी है ये जो इक्वेशन था हमारे पास, AC स्क्वायर, AC वाला पार्ट को हम R बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं दिस AC कैन बी रिटन एज Q, राइट। हम AC को Q लिख सकते हैं। सो दिस AC स्क्वायर
विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ओके, तो ये तो हमारा r का आंसर, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r बार। तो हम यहां से अगर r का आंसर निकालेंगे, वैल्यू ऑफ r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, राइट, अंडर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ऑब्वियसली वो लिखने की जरूरत नहीं है, टेकिंग स्क्वायर रूट डायरेक्ट कर सकते हैं, p स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा प्लस q स्क्वायर, राइट। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो एक्सप्रेशन मैंने बनाया है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड, राइट। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने जस्ट जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था r बार, उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, राइट। नाउ लेट्स फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। सो इन फिफ्थ पॉइंट वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ r बार का हम डायरेक्शन के लिए भी यहाँ पे वर्क करते हैं। डायरेक्शन ऑफ r बार कैसे निकाला जाए, बहुत ईजी है। देखो, वेक्टर वाले केस में हमेशा क्या होता है, कोई भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो हमेशा वेक्टर का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एंगल होता है, राइट। हम कोई भी पर्टिकुलर एंगल से एक वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज r बार, और r बार का जो एंगल है, एंगल ऑफ r बार विद p बार इज अल्फा। तो अल्फा यूज करके मैं डायरेक्शन बता सकता हूं रिजल्टेंट वेक्टर का, राइट। सो वी हैव टू यूज दिस अल्फा, अल्फा हमको यूज करना है। ओके, अच्छा, अल्फा हम कहां यूज कर सकते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल, कोई भी ट्रायंगल में हम एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तब यूज कर सकते हैं जब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। बिना राइट एंगल ट्रायंगल के हम कोई एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट ऐसा है कि हम OAC वाला ट्रायंगल तो नहीं यूज कर सकते हैं, हमको वी हैव टू यूज ODC, हमको ODC वाला ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। रीजन बहुत सिंपल है, जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा आप वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं यूज कर सकते, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है। सो लेट्स अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन ट्रायंगल ODC। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से हम स्पेशली देखा जाए तो ये एंगल अल्फा जो है, अल्फा के लिए हम मोस्टली यूज करेंगे ये DC, देख रहे हैं, जो ये अल्फा का जो अपोजिट साइड है DC, ये यूज कर सकते हैं। और इसका जो एडजेसेंट साइड है ये यूज कर सकते हैं, राइट। ये ऊपर वाला पार्ट और यहाँ का पार्ट से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ट्रायंगल ही वही लिया है। सो लेट्स अप्लाई tan अल्फा इन ट्रायंगल ODC ट्रायंगल में हम अप्लाई करते हैं tan अल्फा। ओके, सो इन ट्रायंगल ODC ट्रायंगल में आते हैं एंड वी विल अप्लाई tan अल्फा। ओके, तो यहाँ पे हम tan अल्फा अप्लाई करते हैं और ये अल्फा ही हमारे केस में डायरेक्शन, राइट। कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा उसके एंगल से बताया जाता है। तो tan अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी tan का फंक्शन कैसे लिखा जाता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। तो अल्फा का अपोजिट चेक कर लो, अल्फा के अपोजिट में आपको दिखाई देगा DC, राइट। सो दिस अपोजिट इज नथिंग बट DC हमारे केस में। और एडजेसेंट जो है अल्फा को, जो एडजेसेंट दैट इज OD, राइट। ये OA नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है दैट इज OD तक आपको जाना है, तो हमारा जो एडजेसेंट है दैट इज OD, तो हमको यहाँ पे OD लिखना पड़ेगा, राइट। बट एक और चीज यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है, दिस OD कैन बी रिटन एज OA प्लस AD, राइट। तो मैं OD को OA प्लस AD लिख देता हूँ, DC अपॉन OA प्लस, राइट। ये OA प्लस AD ऐसा लिख सकते हैं, OA प्लस AD, राइट। अच्छा, और बाकी जो भी चीजें वो सबका आंसर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। DC का आंसर मैंने पहले से निकाल के रखा है यहाँ पे, DC इक्वल टू Q साइन थीटा। ये OA का आंसर हमको ऑलरेडी पता है, दिस OA इज नथिंग बट P, मैग्नीट्यूड में लिखना है, राइट हमको। और AD का भी आंसर मैंने पहले से निकाल रखा है, जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ऑल द पैरामीटर्स। तो अप्लाई करते हैं, दिस tan अल्फा कैन बी रिटन एज वैल्यू ऑफ DC इज Q साइन थीटा अपॉन OA, दिस OA इज P, राइट, क्योंकि OA जो बार है वो जो वेक्टर P बार है उसका मैग्नीट्यूड P होगा, राइट। प्लस दिस AD कैन बी रिटन एज Q cos थीटा, AD को हम लिख सकते हैं Q cos थीटा। अच्छा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, इफ यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज गिवन बाय इट्स एंगल। उसका जो एंगल होता है वो डायरेक्शन बताता है। तो एंगल चाहिए, tan ऑफ एंगल नहीं, एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे, दिस अल्फा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। तो हमेशा अगर आपको डायरेक्शन निकालना है कोई भी वेक्टर का तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है, जस्ट फाइंड द एंगल मेड बाय दैट वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, सो ये जो है हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और डायरेक्शन भी निकाल लिया। ओके, इतना ही नहीं, इसके आगे भी पॉसिबल है। कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं हम यहाँ पे, राइट। कुछ एंगल देखते हैं कि R बार का जो एंगल है क्या क्या पॉसिबल है।
तो थीटा जो है, राइट, ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी बार और क्यू बार, राइट, पी बार एंड क्यू बार के बीच में जो एंगल है थीटा, उसको हम चेंज करके देखते हैं एक बार। वैसे मैं 3 स्पेशल केसेस करने वाला हूं। पहले स्पेशल केस में हम थीटा को 90 लेते हैं, दैट मींस दिस पी बार इज परपेंडिकुलर टू क्यू बार। तो ऐसा 3 स्पेशल केसेस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। केस वन, राइट, केस वन में ऐसा करते हैं कि डिग्री लेते हैं। केस वन, राइट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, फटाफट यूज करते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, दो ही चीज करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का आंसर निकालना है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पे आप थीटा के जगह पे 90 पुट कर दो। जैसे हम थीटा के जगह पे यहाँ पे 90 पुट कर देंगे, ये cos ऑफ 90 जीरो हो जाएगा, और जिसकी वजह से पूरा मिडिल टर्म जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। ये होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इफ पी बार एंड क्यू बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, क्योंकि cos ऑफ 90 आप यहाँ पे जीरो ले सकते हो। अच्छा, डायरेक्शन निकालते हैं अल्फा, राइट, जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे पुट करके देख लो, ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 पुट कर लो, sin 90 आपको यहाँ पे बन जाएगा 1, और फिर से ये cos 90 जीरो, जिसकी वजह से ये q cos थीटा जीरो हो जाएगा। तो ये केस में हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ sin 90 1, राइट। तो यहाँ पे q आएगा, और नीचे क्योंकि ये पार्ट हमारा जीरो हो जा रहा है, q बाय p, राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन p बार एंड q बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये केस 1 हमने कंप्लीट कर दिया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट केस, केस 2। टोटल 3 केस है, उसमें से अभी हम सेकंड केस कर रहे हैं। इन केस 2, assume that this p bar and q bar are parallel to each other। अगर ये p bar और q bar एक दूसरे को पैरेलल होंगे, वो वाला केस लेते हैं, राइट। केस 2 दैट p bar is parallel to q bar, राइट, p bar और q bar अगर पैरेलल, अच्छा, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है, राइट। सो इफ p bar इज पैरेलल टू q bar, इसका मतलब यह है कि इसका मतलब है कि जो थीटा है, इसका आंसर जो है हम ये केस में 0 डिग्री एज्यूम करने वाले हैं, राइट। और बस जैसे मैंने यहाँ पे थीटा के जगह पे 90 पुट किया था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम वही काम अब 0 डिग्री के साथ करना है। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इन r एंड अल्फा। देखते हैं क्या आता है आंसर। तो r का जो आंसर होगा दैट इज मैग्नीट्यूड जो है cos ऑफ 0, राइट, cos 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा। cos 0 क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाता है, तो हमको जो रूट के अंदर जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2pq, राइट, 2pq। ये केस में एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि मैंने थीटा के जगह पे 0 पुट किया है। cos ऑफ 0 इज 1, तो यहाँ पे 2pq आएगा, और प्लस लास्ट में जो हमारे पास q स्क्वायर है, इसको एज इट इज लिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक होल स्क्वायर है, राइट, ये फॉर्मूला बन जाता है p प्लस q द होल स्क्वायर। तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस r कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ p प्लस q द होल स्क्वायर। अब इतना तो बेसिक सबको आता ही है। यहाँ पे जो हमको r का आंसर मिलेगा दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू p प्लस q, राइट। ये केस में हमको जो आंसर मिलने वाला है दैट विल बी इक्वल टू p प्लस q, ओके। तो आई थिंक अभी तक यहाँ पे प्रॉपरली सब कुछ क्लियर है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, एक काम करते हैं, राइट, ऐसे इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा, ओके। तो हमने यहाँ पे r निकाल दिया। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं, 1 2, ओके, सेम यहाँ पे 1 2, ओके। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू निकालते, काम वही है, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एज 0 डिग्री इन दिस एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे जैसे मैं थीटा के जगह पे 0 पुट कर दूंगा, साइन ऑफ 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया तो मीन्स ये पूरा पार्ट ऑफ 0 हो जाएगा, अंदर का जो भी पार्ट है ये पूरा पार्ट 0 बन जाता है, और tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। मीन्स ये केस में जो डायरेक्शन है r बार का वो क्या होगा, देखो इसका ये जो हमने यहाँ पे किया, ये तो मैथमेटिक्स है। इसका मतलब मैं अगर आपको समझा दूं तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि p बार और q बार एक दूसरे को पैरेलल है, तो अगर p बार मैं ऐसा ड्रॉ करूं यहाँ पे, इफ एज्यूम दैट दिस इज p बार, अगर ये आप p बार एज्यूम करते हैं और ये वाला वेक्टर आप एज्यूम करते हैं दैट दिस वेक्टर इज q बार, ऐसा कुछ केस हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में p बार और q बार अगर एक दूसरे को पैरेलल है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एज इट इज ऐसा ही आने वाला है, और वो जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन भी इस p बार और q बार के डायरेक्शन में ही होगा। और p बार और q बार के जो बीच में एंगल है दैट इज 0 डिग्री, तो डायरेक्शन कितना हो गया 0 डिग्री। सिंपल, मैंने पहले बताया कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन उसके एंगल से पता चलता है, राइट। तो अल्फा का आंसर 0 डिग्री आना ही था ये केस में। चलो नेक्स्ट एक लास्ट केस कर लेते हैं। सो 8th पॉइंट, राइट, केस 3।
केस 3 में हम ऐसा करते हैं, अब जैसे मैंने पी बार और क्यू बार को पैरेलल लिया है, अब हम उसको एंटी पैरेलल लेते हैं, राइट। एंटी पैरेलल में बेसिकली मतलब ये होता है थीटा का आंसर 180 डिग्री हो जाएगा वहां पे। सो इफ पी बार इज एंटी पैरेलल मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप समझ जाना, राइट। इफ पी बार इज एंटी पैरेलल टू क्यू बार, अगर पी बार एंटी पैरेलल क्यू बार को, एंटी पैरेलल का मतलब आई होप सबको पता होगा, राइट। एक पी बार वाला वेक्टर यहां पे तो दूसरा क्यू बार वाला वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ओके। तो दैट इज, इसका मतलब सबको पता होता है, इसका मतलब सिंपल है, बेसिक, दैट द एंगल ऑफ थीटा इज 180 डिग्री, ओके, सिंपल। चलो, तो सेम वही रिजल्टेंट और रिजल्टेंट जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन निकालते हैं। सो द वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल टू, जैसे ही मैंने थीटा का वैल्यू 180 पुट कर दिया, cos ऑफ 180, राइट, आना चाहिए वैसे आपको, cos ऑफ 180 इज -1, cos ऑफ 180 का आंसर जो होता है -1 हो जाता है। सो द वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ये जो दिख रहा है ना, ये भी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर p माइनस क्यू द होल स्क्वायर, ये p माइनस क्यू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, राइट। सो द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज p माइनस क्यू, ये बन जाएगा p माइनस क्यू, राइट, ओके। लेट्स फाइंड द डायरेक्शन, राइट, डायरेक्शन निकालते हैं लास्ट, दैट मीन्स अल्फा। अगर आपको अल्फा निकालना है तो बहुत सिंपल है, केस हमने क्या लिया है, थीटा का आंसर आपको 180 पुट करना है, बहुत इजी कांसेप्ट। देखो, साइन ऑफ 180, अगर आप इसको रेडियन में देखोगे तो 180 को बोलते हैं पाई, राइट। साइन ऑफ n पाई का आंसर 0 होता है, सिर्फ 1 पाई नहीं, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कितना भी लो, n पाई का आंसर 0 हो जाएगा। सो अगर ये न्यूमरेटर ही 0 हो जाता है तो पूरा ये पार्ट 0 हो जाएगा और tan इनवर्स ऑफ 0 0 आएगा, राइट। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑल्सो 0, राइट। जैसा पहले केस में हमको अल्फा का आंसर 0 मिला था, एज इट इज सेम यहाँ भी वैसा ही मिला है, ओके। सो ये स्पेशल केसेस थे जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, राइट। तो यहाँ पे हमने आर और अल्फा हर केस में, तीनों मैंने केस में निकाल लिया, ओके। तो आई होप जो भी मैंने सिखाया आपको प्रॉपर्ली समझा हुआ है, क्या क्या मैंने सिखाया यहाँ पे, ओके। तो हमने ये केस में देखा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। हाँ, अगर मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं, इसका स्टेटमेंट जो हमने स्टार्टिंग में नहीं देखा था, मैंने आपको पहले मैथमेटिक्स सिखाया, एक स्टेटमेंट आपको बता दूं। स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर हम दो वेक्टर्स जो सेम टाइप, देखो पहले ये क्लियर कर लो कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब यूज कर सकते हैं, हम इसको तब ही यूज कर सकते हैं जब वेक्टर सेम टाइप के होंगे। सेम टाइप का वेक्टर का मतलब क्या होता है, सेम टाइप का वेक्टर मतलब ये है कि अगर p बार वेलोसिटी वेक्टर है तो q बार को भी वेलोसिटी वेक्टर ही होना चाहिए। अगर p बार फोर्स का वेक्टर है तो q बार भी फोर्स का वेक्टर है। p बार अगर वेलोसिटी है और q बार फोर्स वेक्टर है तो ये लॉ आप नहीं यूज कर सकते, राइट। सेम टाइप के वेक्टर्स में ये लॉ एप्लीकेबल है। सो इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, राइट, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मींस ये जो दो वेक्टर हैं इनको आप देख सकते हो, मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड भी है और एक इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। सो इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू adjacent sides of parallelogram, right। ये क्या है, ये दोनों वेक्टर आप देख रहे हैं, that these two vectors are adjacent sides of parallelogram, right। तो हमने अभी तक ये सीखा है, if two vectors of same type are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, then their resultant, जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट के पास भी अपना खुद का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तभी तो वेक्टर है, राइट। देन their resultant is also represented in magnitude and direction। अच्छा, रिजल्टेंट एक्चुअल में है कहां पे, रिजल्टेंट इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये जो रिजल्टेंट मैंने बताया यहाँ पे आर बार, दिस आर बार इज नथिंग बट द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम OACB, राइट। सो आई होप अभी तक आपको समझा है कि ये जो दो वेक्टर हमारे पास p बार q बार है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, दैट रिजल्टेंट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। एक स्पेशलिटी है ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का, ये रिजल्टेंट वेक्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां से दोनों वेक्टर स्टार्टिंग के स्टार्ट हुए, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये आपको बताना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको फुल रिकैप बता दूं इसका स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट बहुत इजी, राइट, पॉइंट एकदम सिंपल है। इफ टू वेक्टर्स p बार एंड q बार, राइट, ऑफ सेम टाइप, p bar and q bar of same type are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, right, then their resultant is also represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram starting from the same point। means ये resultant भी उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा जहां से आपका p बार और q बार वाला वेक्टर ओरिजिनेट हुआ है, ओके। तो स्टेटमेंट सब क्लियर है, डायग्राम भी आपको क्लियरली बता दिया है, और जो भी हमने मैथमेटिक्स किया ये भी एकदम क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। पहले आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है, फिर आपको ट्रायंगल में आना है और वहां पे आपको AD और AC का वैल्यू निकालना है, राइट। ये सॉरी AD और DC का वैल्यू निकालना है। एक बार वैल्यू रेडी हो जाए
फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है बड़े ट्रायंगल में, फिर उसमें हम फिर एक छोटे ट्रायंगल में आएंगे एडीसी, राइट। ये दो ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, और उसके बाद फिर हमको रिजल्टेंट का आंसर मिल जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एक बार मैग्नीट्यूड मिल जाए तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है? डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज गिवन बाय द एंगल मेड बाय दैट वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल। वो जो वेक्टर कितना एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, वो एंगल निकाल दो, दैट एंगल इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमने डायरेक्शन भी निकाल लिया, और तीन स्पेशल केसेस किए हैं, एक 0 डिग्री के लिए किया है, एक 90 डिग्री और एक 180 डिग्री। 180 डिग्री मींस एंटी पैरेलल, 0 डिग्री मींस पैरेलल हो जाएगा, और एक 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, थैंक यू।